हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जो 6 फैब का जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आंसर करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि आगे एसएससी क्या क्या पूछ सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होता है कि इंडिया बॉर्न थॉमस कप अगेंस्ट विच कंट्री इन 2022। तो 2022 में इंडिया ने थॉमस कप किस कंट्री के खिलाफ जीता था? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 15 मई 2022 को थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड होता है, जिसमें फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से इंडिया ने हराया था। और इंडिया ने ये 2022 में पहली बार ये कप जीता था, थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये थॉमस कप होता है पुरुष बैडमिंटन टीम के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो है हमारा चाप चापचार कूट त्यौहार भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपको याद रखना है मिजोरम। ठीक है, चापचार मिजोरम, चापचार मिजोरम, चापचार मिजोरम। ठीक है, चापचार कहाँ पर है? मिजोरम में है। तो चापचार कूट जो मिजोरम का एक पारंपरिक फसल कटाई के बाद त्यौहार है, मतलब फसल कटती है। आप ऐसे याद रखिए, फसल कटने के बाद चॉप होता है ना, चॉप मतलब काटना, तो फसल मतलब चॉप, चॉप मतलब काटना, और काटने के बाद लोग मज़े करते हैं। तो मज़े कहाँ करते हैं? मिजोरम में करते हैं। तो चाप चाप किससे रिलेटेड है? फसल कटाई से रिलेटेड है। और कैसे काटते हैं? चाप चाप करके। और चाप चाप करने के बाद फसल कटती है, फसल करने के बाद लोग मौज करते हैं। मौज कहाँ करते हैं? मिजोरम में करते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखें। और ये मार्च के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे मिजो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। कौन बनाता है? मिजो जनजाति मौज करती है मिजोरम में चाप चाप त्यौहार मना के फसल कटाई के बाद। ठीक है, इतना आप याद रखिए, इतना याद रखेंगे आपका हो जाएगा काम। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो था वो था विथ हुम द जो रंग राजन कमेटी थी वो किससे रिलेटेड है? तो जो रंग राजन कमेटी थी वो पॉवर्टी एस्टिमेशन, जो गरीबी का अनुमान है, उससे रिलेटेड है। तो रंग राजन कमेटी 2012 में बनी थी, और इसका जो उद्देश्य था वो था गरीबी रेखा का पुनर्मूल्यांकन करना। मतलब हमें ये देखना कि कितने 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 पैसे एक इंसान को कमाने चाहिए ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर रहे, या फिर कितने कम हो कि वो गरीबी रेखा से नीचे रहे। तो इसके लिए रंगराजन कमेटी बनी थी 2012 में। तो इसने बताया था कि शहर में अगर एक व्यक्ति 1407 रुपये अगर कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर गांव में अगर एक व्यक्ति 972 रुपये प्रति माह कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, तो इसको रंगराजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो रंगराजन थे। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका मौसम संबंधी घटनाओं किस मंडल में होती है? तो मौसम संबंधी घटना ट्रोपोस्फीयर में होती है। ट्रोपोस्फीयर कौन सी लेयर होती है? जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ के बाद जो पहली लेयर होती है ना उसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो पहली लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और वहीं पर जितनी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वहीं पर होती हैं। तो हमें बताना पड़ेगा जो ट्रोपोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत है, जहाँ वर्षा, तूफान, बर्फबारी, हवा के बहाव जैसी सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ये भी याद रखना कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो 16 से 18 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर, और अगर हम पोल्स पर जाएँ, ध्रुवों पर जाएँ, तो वो होती है 8 से 10 किलोमीटर। और इस परत में 90% वायुमंडलीय गैस मौजूद है। अगर हमें 100% टोटल गैस अर्थ में मौजूद है तो 90% सिर्फ ट्रोपोस्फीयर पे होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है पीसी महालनोबिस पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो आपको याद होगा कि जो पीसी महालनोबिस जो पंचवर्षीय योजना है वो दूसरे जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उससे रिलेटेड है। पहले कैसे थे? पहले था हार्वर्ड दामोदर HD मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा था पीसी मॉडल। ठीक है, तो पहले हमने HD मूवी लगाई, फिर पीसी में लगा, पहले HD मूवी देखी फिर पीसी खोला। इस तरीके से याद रखना, पहले HD था फिर था पीसी मॉडल। ठीक है, तो ये दूसरे 5 ईयर प्लान में था। और इसमें हमें ये भी याद रखना जो दूसरा 5 ईयर प्लान था वो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड था, औद्योगिकरण पर। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें थी। और इसके बाद हमें देखना है कि जो रामनाथ बी राघवन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो रामनाथ बी राघवन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? वो है मृदगम से। मृदगम याद रखना। तो रामनाथ बी राघवन किससे रिलेटेड है? मृदगम से है। मृदगम क्या है? मृदगम एक दक्षिण भारतीय ताल वाद्य है जिसे विशेष रूप से कर्नाटक संगीत में बजाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मृदगम कौन से संगीत में बजाया जाता है? तो वो कर्नाटक संगीत में बजाया जाता है। और रामनाथ बी राघवन कहते हैं वो एक मृदगम वादक थे जो कि बहुत फेमस थे। मृदगम को अक्सर भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि मृदगम का उपयोग कथक में करते हैं नहीं करते हैं, अक्सर किस में होता है? इन दोनों चीज़ों में होता है, भरतनाट्यम में और कर्नाटक संगीत में।
इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर इन, मतलब कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है चाइना में, तो वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म चाइना का सबसे बड़ा रिलीजन है। इसके बाद ताओइज़्म भी है, कन्फ्यूजन, पहले भी फिलॉसफी थी, फिलॉसफी को लोग मानते हैं, तो ताओइज़्म भी है, कन्फ्यूजियन भी है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म है वो चाइना में वो है बुद्ध, जिसकी 18% आबादी है, ठीक है। लेकिन आधिकारिक रूप पे अगर हम देखें तो चाइना एक एथियस्ट नेशन है। एथियस्ट मतलब वो किसी धर्म को नहीं मानता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर व फोर्ट, मतलब बैटल ऑफ बक्सर किस साल में हुई थी। तो बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 में हुई थी। इसमें जो नवाब मीर कासिम जो बंगाल के थे, शुजाउद्दौला जो अवध के थे, और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, इन तीनों की सेनाओं को मिलकर, ये तीनों साथ में लड़ रहे थे, और इन तीनों की सेनाओं को मिलकर ब्रिटेन ने इनको हरा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों की सेनाओं को, जो तीनों साथ में थे और ये अकेले थे, तो इन्होंने इनको हरा दिया था, ठीक है। इसके बाद ये भी याद रखना कि इसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई थी, और 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो दीवानी राइट्स थे, दीवानी राइट्स थे मतलब टैक्स कलेक्ट करने के राइट थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ था, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कौन से युद्ध के बाद हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में आंसर देना है कि जो विजय स्तंभ है वो कौन से राज्य में है। तो विजय स्तंभ हमें पता होना चाहिए कि विजय स्तंभ राजस्थान में है, विजय स्तंभ राजस्थान में है, ठीक है, और विजय स्तंभ राजस्थान में है। इसके बाद हम एक चीज़ और याद रख लीजिए विजय स्तंभ से रिलेटेड, कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसे मेवाड़ के महाराणा कुंभा, ये भी पूछ रहे थे विजय स्तंभ को बनाया किसने था, तो महाराणा कुंभा ने बनाया था। कब बनाया था, 1433 से 1448, 15 साल लगे थे उसको बनाने में, इस दौरान बनाया गया था, ठीक है। तो विजय स्तंभ कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। इसको महाराणा कुंभा ने बनाया था और यहाँ पे बनाया था। यह स्तंभ खिलजी वंश के सुल्तान महमूद शाह पर जीत की स्मृति पर बनाया गया था। तो जो खिलजी वंश के जो सुल्तान महमूद शाह था, जब महाराणा कुंभ ने इनको हरा दिया था, तो उसके बाद उसकी खुशी मनाने के लिए उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि विच इंडियन फीमेल सिंगर हैज़ बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न। तो उसमें जो ऑप्शन थे उसमें लता मंगेशकर था। तो किस भारतीय गायिका को भारत रत्न सम्मानित किया गया, तो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। ये भी याद रखना कि कब मिला था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 2001 में भारत रत्न, मतलब लता मंगेशकर को किस ईयर में भारत रत्न मिला था, 2001 में। और 2001 में एक लोगों को और भारत रत्न मिला था, वो है बिस्मिल्लाह खान। तो दो लोगों को 2001 में भारत रत्न मिला था। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था, तो आपको रखना है जो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो वो है MS सुब्बालक्ष्मी, जिसको 1998 में मिला था। और उसके बाद पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। तो ये दोनों चीज़ें भी आप याद रखना, ठीक है। तो इसके अलावा यही सारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे जो आपके लिए। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, एक दो बार रिवाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।